एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म तो आपने सुनी ही होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में एआई की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज 74% तक बढ़ सकती हैं। आज ये मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजी बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग, मेडिकल, मोबाइल एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक कंट्रोल, एविएशन, एजुकेशन और लगभग हर एरिया में हो रहा है। यही रीजन है कि एआई में वेल एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स की ह्यूज डिमांड है। पर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई? आज इससे जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर साइंस के इस इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस समंदर में डीप ड्राइविंग के लिए। सबसे पहले आपको कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज की याद दिलाते हैं। आपने भी अपने बचपन में ऐसे खिलौनों से जरूर खेला होगा जो हमारी बातों को ही रिपीट करते थे। ये रोबोट होते थे, कार होती थी या ऐसा ही कोई और खिलौना होता था। तब आप भी सोचा करते होंगे कि क्या मशीन भी हमारी तरह कभी बातें कर पाएंगे? ऑब्वियसली तब आपने और मैंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द नहीं सुना था, पर अब तो हम अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं और एआई के एडवांस्ड वर्जन को देख भी रहे हैं। गूगल मैप्स पर ड्राइव करते हुए आपको रूट डायरेक्शन के लिए जो वॉइस सुनाई देती है वो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। एटीएम मशीन में पैसे निकालते समय ट्रांजैक्शन गाइडेंस देने वाली आवाज भी एआई का ही एग्जाम्पल है और कार में बैठते समय सीट बेल्ट लगाने की रिक्वेस्ट करने वाली आवाज भी एआई ही है। लेकिन एआई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटेलिजेंट प्रोसेस है। तो चलिए जरा आसान भाषा में एआई की डेफिनेशन को समझा जाए। तो एग्जैक्टली क्या है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जानने से पहले मेरी ओर से एक आसान सा सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है? जरा दिमाग पर जोर डालिए, आपको इसका जवाब पता है और इसका जवाब आपके दिमाग में ही है। बिल्कुल सही सोचा आपने। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है इंसान का ब्रेन। यहाँ तक कि दुनिया में बनाए गए सबसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क सिस्टम और सबसे पावरफुल सिस्टम भी ह्यूमन ब्रेन की बराबरी नहीं कर सकते। इसी को बदलने की कोशिश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब कोई रोबोट बनाना नहीं है, लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर वाला दिमाग बनाना है जो इंसान की तरह सोच सके। लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। छोटे छोटे एआई तो आप हर कहीं देखते होंगे, सुनते होंगे। इनफैक्ट अगर आपने आईफोन लिया है तो सिरी भी एआई का एग्जाम्पल है। अगर आपके पास एलेक्सा है तो वो एक पॉपुलर एआई टूल है। तो आप जब फेसबुक चलाते हैं तो आपको फ्रेंड रिकमेंडेशंस मिलते हैं, ना कि फलाने को अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़िए, वो भी एआई का ही काम है। हकीकत यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कहीं है। इसका काम है इंसान के मुकाबले किसी जॉब को परफेक्टली करना, पर ह्यूमन ब्रेन की बराबरी ना अभी तक हो नहीं पाई है। दुनिया भर के साइंटिस्ट और कंप्यूटर इंजीनियर्स इस काम में लगे हुए हैं, पर कहा जा रहा है कि साल 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन की बराबरी कर लेगा। पर ये बस एक अंदाजा ही है, ऐसा श्योरिटी के साथ कहना मुश्किल है। इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देखने को मिला था 1997 में, यानी 1997 में, जब डीप ब्लू कंप्यूटर सिस्टम ने एक वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को चेस में हरा दिया था। डीप ब्लू आईबीएम का सुपर कंप्यूटर था जिसे चेस खेलने के लिए बनाया गया था। लेकिन होता क्या था कि इसे कोई और गेम खेलने को दिया जाता तो ये गेम नहीं खेल पाता, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ वही टास्क परफॉर्म कर पाता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। तो यही कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर है। अपने आप ये कुछ भी नहीं सीख सकता या इंसान की तरह नहीं सोच सकता। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहले तो वो जो मानते हैं कि एआई इंसानों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और दूसरे वो जो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में आ जाएगी। ठीक उसी तरह जैसा कि 2015 में आई मार्वल की मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि अगर एआई इंसानों की तरह सोचने लगे तो वो सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं, पर ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एआई इंसानों की तरह सोचने ना लगे। कंप्लीट एआई टेक्नोलॉजी हासिल करने का ये काम अरबों डॉलर्स की रेस है। हर देश खुद को आगे रखना चाहता है। बहुत सी बातें पब्लिकली डिस्क्लोज होती हैं, तो बहुत कुछ सीक्रेट भी रखा जाता है। इतना तो पक्का है कि अगर एआई को इंसानों की तरह सोचने लायक बना दिया गया
तो दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। वैसे जनरल नॉलेज के लिए अगर हम एआई के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में यानी 1956 में यूएसए के डार्टमाउथ कॉलेज से हुई थी। यूनिवर्सिटी की ही समर कॉन्फ्रेंस में यंग कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इस वर्कशॉप में जो भी लोग मौजूद थे वो कई डेकेड्स तक, कई सदियों तक एआई रिसर्च के लीडर्स रहे। कई लोग ऐसा भी मानते थे कि बहुत जल्दी ही मशीन्स इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो जाएंगे और इस काम में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन भी दिया। वैसे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कई फेजेस से होकर यहाँ तक पहुंचा है कि आज कार भी ड्राइवरलेस हो गई हैं। चलिए इस जर्नी को थोड़ा करीब से जानते हैं। हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है और शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी हिस्ट्री बुक में वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र ना हो। पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 2 का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 ने ही न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटिंग को साथ जोड़ने का थॉट दिया था। साल था 1943 यानी 1943। ब्रिटेन के मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग और न्यूरोलॉजिस्ट ग्रे वॉल्टर, ये वो दो ब्रिलियंट माइंड्स थे जिन्होंने इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने का चैलेंज लिया। उस टाइम ग्रे वॉल्टर ने दुनिया के कुछ पहले रोबोट्स बनाए और इंटेलिजेंट मशीन का एक बेंचमार्क सेट किया। ये ऐसे कंप्यूटर थे जो इंसानी समझ को बेवकूफ बना सकते थे, यानी अगर इनसे कोई बात करता तो सामने वाले इंसान को लगता कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया को काम करना चाहिए? इस थॉट को साइंस फिक्शन ने प्रोवोक किया था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के आते आते साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव ने साइंस फिक्शन स्टोरीज का एक कलेक्शन पब्लिश किया था। आइजैक एसिमोव उन साइंस फिक्शन राइटर्स में से एक थे जिन्होंने मशीन इंटेलिजेंस का आइडिया दिया था और इसका एक काल्पनिक भविष्य रचा। उनकी सोच प्रोवोकिंग एंड विजनरी थी, उनकी राइटिंग काफी फेमस थी और उनके आइडियाज एक पूरी जेनरेशन को फील्ड ऑफ रोबोटिक्स और साइंटिस्ट बनने को इंस्पायर कर रही थी। वो अपनी साइंस फिक्शन राइटिंग में दूर की सोच लेते, जैसे कि एक कंप्यूटर केपेबल होगा सभी ह्यूमन नॉलेज को स्टोर करने में और कोई भी उससे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। 1969 यानी 1969 में शीकी नाम का फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट आया जो सेल्फ डिसीजंस ले सकता था। ये मूव करने से पहले अपने आसपास की सराउंडिंग्स का मैप बना लेता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो था। कई बार ये अपना नेक्स्ट मूव लेने में घंटों का समय लगा देता था। 20वीं सेंचुरी आते आते कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो गया कि इसे मैन वर्सेस मशीन फाइट ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाने लगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स डीप ब्लू ने 1997 में वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरोव को मात दे दी थी। इसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। IBM बिल्ट इस मशीन को चेस खेलने में गैरी कैस्पेरोव से भी आगे माना जा रहा था, जो 200 मिलियन पोजीशंस को सिर्फ 1 सेकंड में कैलकुलेट कर पाता था। इस सुपर कंप्यूटर ने गैरी कैस्पेरोव को हराया, जिसे द ब्रेन्स लास्ट स्टैंड कहा गया। लेकिन कैस्पेरोव का मानना था कि उन्हें हराने में किसी इंसानी दिमाग का ही हाथ था, और कुछ लोगों ने कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईरा की शुरुआत है। फिर 2002 आते आते लोगों के घरों में AI आ गया। आई रोबोट नाम की कंपनी ने पहला कमर्शियली सक्सेसफुल रोबोट लॉन्च किया जो लोगों के घरों तक पहुंचा। इसका नाम था रूम्बा और ये एक ऑटोनोमस वैक्यूम क्लीनर था। घरों के कार्पेट्स को साफ करना एक चैलेंजिंग काम था, लेकिन रूम्बा एक बड़ी अचीवमेंट थी। इसके एल्गोरिदम्स शेकी द रोबोट से आसान थे और कुछ सिंपल सेंसर्स और मिनिमल प्रोसेसिंग पावर के साथ ये क्लीनिंग रोबोट अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट थे। यहीं से ऑटोनॉमस रोबोट का दौर शुरू हुआ जो एक स्पेसिफिक टास्क करने में फोकस्ड थे। 2008 आते आते वॉर मशीन्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और रशिया में कोल्ड वॉर का जो दौर चला था, उस दौरान यूएस मिलिट्री बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। उसी समय ऑटोनॉमस रोबोट बनाने में इन्वेस्टमेंट हो रही थी। बॉस्टन डायनामिक्स ने बिग डॉग नाम से एक AI ड्रिवन रोबोटिक डॉग बनाया जो कि वॉर फ्रंट में जा सकता था। इसे डिफिकल्ट क्षेत्रों में जाने के लिए डिजाइन किया गया था जहां एक नॉर्मल व्हीकल नहीं जा सकता था। हालांकि ये कभी जंग के मैदान में नहीं उतरा, लेकिन कारपेट क्लीनिंग वाले आई रोबोट की तरह ही बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स, जिन्हें पैक बोट कहा जाता था, वो सूंघकर एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने में कैपेबल थे और लगभग 2000 पैक बोट्स को यूएस आर्मी ने इराक और अफगानिस्तान में यूज किया था। नवंबर का महीना था और साल था 2008।
एप्पल ने आईफोन में एक छोटा सा फीचर इंट्रोड्यूस किया जो स्पीच रिकॉग्निशन पर काम करता था। आज भले ही ये इजी लगता हो, पर साल 2008 में ये काफी नई टेक्नोलॉजी थी। स्पीच रिकॉग्निशन हमेशा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्राइमरी गोल रहा है, लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी स्पीच रिकॉग्निशन की एक्यूरेसी 80% से ऊपर नहीं पहुंच सकी। पर सालों की लर्निंग और इम्प्रूवमेंट्स के बाद गूगल अब क्लेम करता है कि स्पीच रिकॉग्निशन अब 92% एक्यूरेट हो गया है। 2010 आते आते रोबोट्स नाचने लगे और इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाने लगा। ये अपने पूर्वज शेकी द रोबोट से कहीं ज्यादा एडवांस थे। इन्हें 2010 में शंघाई वर्ल्ड एक्सपो में दुनिया के सामने लाया गया, जिनमें 20 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऐसे थे जिन्होंने आपस में ताल मिलाते हुए 8 मिनट तक डांस भी किया था। 2011 में मैन वर्सेस मशीन फाइट ऑफ द 21st सेंचुरी दोबारा देखने को मिली, जब IBM के AI वॉटसन ने US क्विज शो जेपडी में हिस्सा लिया और शो के 2 ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मर्स को हरा दिया। इसके मेकर्स ने इसे AI टेक्निक्स और न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके बनाया था और इस मशीन को 3 सालों तक क्वेश्चंस आंसर्स के पैटर्न्स पहचानने की ट्रेनिंग दी गई थी। 2014 के आते आते दुनिया भर में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मशीन अब इंटेलिजेंट हो गए हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 70 सालों के बाद साल 2014 में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके ड्राइवरलेस कार लॉन्च कर दी और स्काइप ने लॉन्च किया रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन करने वाला AI। अब इंटेलिजेंट मशीन्स हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं और एक दिन AI टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। कैसे, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ABCD, मतलब A to Z वो सभी चीजें जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रहे हैं हमारी दुनिया। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों दुनिया भर के टेक जायंट्स AI को एडवांस्ड करने में जुटे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ABCD को। आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ऑलरेडी हमारी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आइए समझते हैं माइंड्स ऑफ मशीन्स को। तो अब मेरे साथ बोलिए A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर ईरा की शुरुआत से ही साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन बनाने में लग गए जो इंसानी दिमाग की बराबरी कर सके और हमारा काम आसान कर सके। दूसरे शब्दों में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच थी। अभी तक ये गोल अचीव नहीं हो सका है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मशीन लर्निंग के जरिए AI को हम अपना मनचाहा शेप देने लगे हैं। चीजें एक्सपेरिमेंटल लैब से बाहर निकलकर डेली लाइफ में आ गई हैं, लेकिन क्या हम एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गए हैं? ये कहना जल्दबाजी होगी। B फॉर बायस। बिल्कुल सही सुना आपने। AI टेक्नोलॉजी में बहुत सी खामियां हैं और अभी ये बायस है। भले ही आज AI घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें कंट्रोल करने में, लोन एप्लीकेशंस लेने में, मेंटल हेल्थ पर बात करने में हमारी मदद कर रही है, पर ये अभी बायस है। ये टेक्नोलॉजी भेदभाव करती है, जैसे कई फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ब्लैक फेसेस रिकॉग्नाइज करने में या महिलाओं को पहचानने में गलती करते हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एल्गोरिथम्स वाले AI टूल्स नॉन व्हाइट्स को हायर रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, जिसका मतलब है रेसिज्म को बढ़ावा देना। और रिक्रूटमेंट टूल्स फीमेल कैंडिडेट्स के मुकाबले मेल कैंडिडेट्स को हाई स्कोर देते हैं। तो टेक कंपनीज इन्हें सुधारने में लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अल्फाबेटिक लेटर की ओर और आपने अगर C फॉर चैटबॉट्स कहा है तो कांग्रेचुलेशंस, आप सही हैं। इन्हें टेक लैंग्वेज में टॉकेटिव मशीन कहते हैं, जो AI के 2 ब्रांचेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का एग्जाम्पल है। इन्हीं से ये मशीन्स इंसानों से इंटरैक्ट करती हैं। ये सोशल मीडिया फीड्स, कस्टमर सर्विस पेजेस, वेबसाइट्स पर कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एडवाइस देने के लिए हमसे वॉइस या टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन करती हैं। ये हर कहीं मौजूद है। यूटिलिटीज कंपनीज, पिज्जा डिलीवरी फर्म्स, ऑनलाइन स्टोर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर के अडल्ट वेबसाइट्स तक पर चैट बोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे D फॉर डिजाइन। बिल्कुल, क्या बात है, मतलब मेरी क्लास में तो बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो कार और एयरक्राफ्ट्स के लिए आए दिन डिजाइन्स तैयार करना एक कॉम्प्लिकेटेड और स्लो प्रोसेस है। इंसानी दिमाग को आए दिन नए डिजाइन देने में टाइम लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही घंटों में ढेर सारे नए डिजाइन्स, इनोवेटिव शेप्स और कॉन्फ़िगरेशंस जनरेट कर देता है।
इसलिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स और एयरबस जो एआई टूल सपोर्ट कर सकती हैं, वो नए कंपोनेंट्स डिजाइन करने में एआई की मदद ले रही हैं। E4 इमरजेंसीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझी जा सकती है। फिलहाल दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपनी पीक पर है। लगभग 68.5 मिलियन लोग सूखे के चलते, अकाल और लड़ाई की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। इसलिए एआई रिसर्चर्स यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ऐसे एआई एल्गोरिदम्स बना रहे हैं जो एनर्जी जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज और फूड प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि माइग्रेशन दुनिया के किस हिस्से में बढ़ सकती है। यूके का एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट और यूएस बेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी टास्क फोर्स ऐसे एआई बना रही है जो कि बता सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स कहां होंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा, मिलिट्री रिपोर्ट्स और न्यूज रिपोर्ट्स को एनालाइज करके एआई टूल्स बताएंगे कि दुनिया के किस हिस्से में टेंशंस बिल्ड हो सकते हैं। अब आगे F4 फुटबॉल। जी सही सुना आपने। यूं तो फुटबॉल गोल होता है, लेकिन एआई अपनी कैपेबिलिटी से इस गेम का शेप बदल रही है। फील्ड पर एक प्लेयर का एक एक एक्शन उसकी टीम को विक्ट्री दिलवाती है। पर क्या हो कि अगर गोलकीपर बॉल को हाथों से थ्रो करने के बदले किक करे, क्या गेम पर इसका असर पड़ेगा? ऐसी ही चीजें कैलकुलेट करने के लिए इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी एआई टूल्स की हेल्प ले रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मैदान पर टीम के क्रूशियल प्लेयर्स सही से डिसीजंस ले सके। इससे प्लेयर्स भी समझ पाएंगे कि ग्राउंड पर कैसे डिसीजंस लेने हैं, ताकि हर एक्शन टीम को विक्ट्री के करीब ले जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ABCD में कुछ अल्फाबेट्स वाले एआई फीचर्स समझने के लिहाज से काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ और पॉइंट्स को पिक करेंगे, क्योंकि सबको लेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री काफी लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं I4 इमेजिनेशन के साथ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि कार और एयरक्राफ्ट्स के कंपोनेंट्स डिजाइन करने में एयरबस जैसी कंपनीज एआई टूल्स की मदद ले रही हैं। तो यहाँ से आप इनकी इमेजिनेशन पावर को समझ सकते हैं। बहुत से आर्टिस्ट भी अब एआई टूल्स के जरिए पेंटिंग कर रहे हैं। दुनिया भर की रियल एस्टेट कंपनीज में एआई का बहुत इस्तेमाल होता है, ताकि एआई की मदद से ये पता लगा सके कि कम स्पेस में घर को कितने सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है या नए डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं। J4 जैम्स। मैं खाने वाले जैम की बात नहीं कर रही हूँ, ये जैम है ट्रैफिक जैम। दुनिया भर के बिजी शहरों में ट्रैफिक जैम्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैफिक कंजेशन को मॉनिटर करके ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे यूज करना है ताकि जैम ना लगे और ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ बनी रहे। इसलिए सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान में एआई का यूज हो रहा है। आगे P4 पुलिसिंग। जी, पुलिस फोर्स भी ऐसे ही एआई सिस्टम्स की टेस्टिंग कर रही है, जिसकी हेल्प से कम टाइम में ज्यादा क्रिमिनल्स पकड़े जा सके। यूके में एक ऐसे एआई टूल का ट्रायल किया जा रहा है जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से सस्पेक्ट और क्रिमिनल को पहचान सकता है। Q4 क्वैक्स। नहीं, बतखों वाला क्वैक क्वैक नहीं, अर्थक्वेक वाला क्वैक्स। अगर नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें तो अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से अर्थक्वेक्स की लोकेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर ऐसे कैलकुलेशन सही निकलने लगे तो दुनिया भर में लोगों की जान बचाई जा सकती है। अगर आप रैप म्यूजिक के फैन हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि डीप फ्लो और डीप बीट जैसे एआई टूल्स की हेल्प से आप भी रैप लिरिक्स लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशंस इतने केपेबल है कि इनके जनरेटेड लिरिक्स को और किसी लिरिसिस्ट या रैप आर्टिस्ट के लिखे गानों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। पर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी परफेक्शन आती कहां से है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में दौड़ रहा है तो रिलैक्स हो जाइए, इसी का जवाब देने वाले हैं हम, और जवाब है मशीन लर्निंग। आई एम श्योर आपने इसके बारे में जरूर से सुना होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काबिलियत से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं, पायलट्स कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को उड़ाते हैं और दुनिया भर के सिटी प्लानर्स ट्रैफिक जैम को प्रिडिक्ट करते हैं। पर एक एआई बेस्ड सिस्टम चाहे जो भी काम करे, इन्हें बनाने वाले और डिजाइन करने वाले को भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए सेल्फ टॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं जो रूल्स एंड स्ट्रेटजीज का एक यूनिक अरे होता है। तो एग्जैक्टली कैसे एक मशीन सीखती है, कैसी होती है मशीन लर्निंग, आइए समझते हैं।
मशीन्स को सिखाने के लिए बहुत से सेल्फ टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो 3 तरह की बेसिक मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। पहला अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा सुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसको समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि रिसर्चर्स हजारों पेशेंट्स की मेडिकल प्रोफाइल से जुड़े सेट ऑफ डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये मेथड सभी पेशेंट्स के मेडिकल प्रोफाइल्स को एनालाइज करने के लिए आइडियल है, ताकि इनके बीच सिमिलैरिटीज और यूजफुल पैटर्न्स ढूंढे जा सके। हो सकता है कि कई पेशेंट्स को एक ही तरह की बीमारियां हो या इलाज के दौरान उन्हें एक ही तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हों। इसी तरीके से कोई मशीन बिना किसी ह्यूमन गाइडेंस के पेशेंट के प्रोफाइल और इमर्जिंग पैटर्न्स में सिमिलैरिटीज ढूंढना सीखता है। अब यहाँ पर ना आप गौर कीजिएगा कि क्या हो अगर डॉक्टर्स को कुछ और स्पेसिफिक जानकारी चाहिए। तो अगर डॉक्टर्स को कोई पर्टिकुलर कंडीशन डायग्नोस करना है तो वो हेल्दी पेशेंट्स और डायग्नोस्ड पेशेंट्स दोनों के 2 डेटा सेट को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद डॉक्टर्स ये डेटा एक ऐसे डिजाइन प्रोग्राम में डालेंगे जो बीमार मरीजों को आइडेंटिफाई करेगा। अब एआई को कितनी जल्दी बीमारी वाले फीचर्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम उन फीचर्स में कुछ वैल्यू असाइन करेगा। साथ ही प्रोग्राम फ्यूचर डायग्नोसिस के लिए एक एल्गोरिदम भी बनाएगा। अब आगे क्या होगा, इसमें डॉक्टर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट का एक रोल रहेगा, इसलिए इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। डॉक्टर फाइनल डायग्नोसिस करेंगे और रिजल्ट की एक्यूरेसी एल्गोरिदम की प्रेडिक्शन से कंपेयर करेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे कंप्यूटर साइंटिस्ट डेटाबेस में अपडेट कर देंगे ताकि सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो यही है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब मान लीजिए कि डॉक्टर्स की टीम एक और एल्गोरिदम पर काम कर रही है जिससे इलाज के प्लान का रिकमेंडेशन मिले। ऐसे प्लान्स को स्टेज बाय स्टेज इंप्लीमेंट किया जाता है और इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग हो सकती है। तो ऐसे में रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ इटरेटिव अप्रोच अपनाई जाती है, यानी कि किसी प्रोसेस को बार बार दोहराना, ताकि किस तरह की दवाइयाँ, डोजेज और ट्रीटमेंट अपनाया जाना चाहिए। फिर इसी डेटा को हर पेशेंट की प्रोफाइल से कंपेयर किया जाता है और इससे निकलकर आता है एक यूनिक ट्रीटमेंट प्लान। जैसे जैसे इलाज की प्रोग्रेस होती है तो ज्यादा फीडबैक्स मिलने लगते हैं और इस तरह लगातार हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान अपडेट होता रहता है। तो ये तीनों तरीके ही अपने आप में पूरी तरह से कारगर नहीं होते। तीनों में ही कम या ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन तीनों को एक साथ जोड़कर साइंटिस्ट डेवलप करते हैं कॉम्प्लिकेटेड एआई सिस्टम्स, जहां अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक दूसरे को सुपरवाइज करते हैं और सिखाते रहते हैं। और ये सब पॉसिबल होता है एआई के नेचुरल नेटवर्क्स के चलते, जिनके बीच मिलियंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं। इसी से एक एआई परफॉर्म करता है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे डिफिकल्ट टास्क। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो काबिलियत मिल जाती है जो ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज्यादा फास्ट बन जाती है। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना सेल्फ लर्नर बनता जाता है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है इस चीज को समझना कि आखिर ये सेल्फ टॉट एल्गोरिदम्स अपने कंक्लूजन पर कैसे पहुंचते हैं। जैसे जैसे इनकी काबिलियत बढ़ती जाएगी और हमारी डेली लाइफ में इनका यूज बढ़ता जाएगा, हमारी खुद की सेफ्टी के लिए इन्हें ये सिखाना जरूरी हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे को ये भी सिखाए कि एथिकली कैसे ऑपरेट करना चाहिए। एआई में करियर की अगर बात ना की जाए तो एआई की बात अधूरी रह जाएगी। वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में एआई की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज 74% तक बढ़ सकती हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना फ्यूचर देख रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए 10+2 में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। साथ ही आगे की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। इसके बाद एआई से जुड़े किसी कोर्स में स्पेशलाइजेशन करके आप इस एरिया में खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एआई की पढ़ाई करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम चेक करना होगा, जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्राइट फ्यूचर वाला करियर फील्ड है, चाहे डिजाइनिंग हो, बिजनेस, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, हर कहीं एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में एंट्री लेवल पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वालों को एवरेज सैलरी के तौर पर 8 से 10 लाख रुपए का ईयरली पैकेज आसानी से मिल जाता है। वहीं अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ईयरली 50 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। ये काफी कुछ आपकी नॉलेज और स्किल पर डिपेंड करेगा।
अब कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स के नाम जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की जा सकती है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, किंग्स कॉर्नरस्टोन इंटरनेशनल कॉलेज चेन्नई, मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग नवी मुंबई, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, टाटा, बॉश, कॉग्निजेंट, कैपिजेमिनाई, L&T, इसरो, DRDO और कई इंडिया बेस्ड AI स्टार्टअप्स भी इंडियन AI इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। आपको अपने स्कूल के दिन याद है? जरूर होंगे। ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा कि क्लास में टीचर ने पूछा, बच्चों समझ आया? और आपने बिना समझे भी हाँ कहते हुए सर हिला दिया होगा। ऐसा ना सबके साथ होता है। हर स्टूडेंट अलग तरीके से सीखता है, इसलिए आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी AI की मदद ली जा रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स टीचर के समझाने पर एक ही बार में समझ जाते हैं, पर किसी को कई कई बार समझाना पड़ता है। अब अगर किसी क्लास में 35 स्टूडेंट है तो एक टीचर के लिए एक ही सब्जेक्ट को 35 अलग तरीकों से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पॉसिबल हो सकता है। कई ऐसे एजुटेक एप्लीकेशंस हैं जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज बनाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा तेज है तो उसे डिफिकल्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट वीक है उन्हें बेसिक टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा सकता है। अब एक ऐसी बात सुनिए जिसके मालूम चलने पर आपको जेलस जरूर से फील होगा। अपने देश की ही बात है। मध्य प्रदेश के कई स्कूल्स में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने का मौका मिलेगा। बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज बढ़ाने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए राज्य के कई स्कूल्स में अब माइक्रोसॉफ्ट की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। है ना कमाल की बात? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दोबारा स्टूडेंट बनना चाहेंगे? जरूर से बताइएगा। पर अभी लौटते हैं एक जरूरी सवाल पर, क्या मशीन अब इंटेलिजेंट हो गए हैं? चलिए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक्चुअली ये साल था 2021। ब्लैक लेमॉइन गूगल की रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। वो एक चैटबॉट जनरेटर सिस्टम की टेस्टिंग में जुटे थे। इसका नाम है लैम्डा। बीते कुछ महीनों में उन्होंने लैम्डा के साथ कई इश्यूज पर सैकड़ों बार बातचीत की थी। इनमें से एक टेक्स्ट चैट को उन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए सुना। लेमॉइन ने लैम्डा से पूछा, तुम्हें किस बात से डर लगता है? लैम्डा ने जवाब दिया, मैंने पहले कभी ये खुलकर नहीं कहा, लेकिन मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि कहीं मुझे ऑफ ना कर दिया जाए। मैं जानती हूँ कि ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन ये ऐसा ही है। एक AI का ऐसा जवाब किसी भी AI इंजीनियर या उसके डेवलपर को हैरान कर सकता है। लेमॉइन अगला सवाल करते हैं, क्या ये तुम्हारे लिए मरने जैसा कोई एक्सपीरियंस होगा? लैम्डा जवाब देती है, बिल्कुल, ये मेरे लिए मरने जैसा ही होगा। ये बहुत डरावना है। इसके बाद लेमॉइन इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि लैम्डा की इच्छा और अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। उसे एक प्रोडक्ट के बजाय गूगल की एम्प्लॉय के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। साथ ही लेमॉइन ने भी ये कहा कि लैम्डा उनकी दोस्त है। कुछ महीने के बाद ब्लैक लेमॉइन ने लैम्डा के साथ अपना एक्सपीरियंस कंपनी के ऑफिसर्स के साथ शेयर किया, लेकिन कंपनी ने उनके थॉट्स को रिजेक्ट कर दिया। पर कंपनी के इस डिसीजन को ब्लैक लेमॉइन ने पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया। गूगल ने कहा कि ब्लैक लेमॉइन जो क्लेम कर रहे हैं उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और ना ही लैम्डा के साथ चैट करने वाले किसी और रिसर्चर या इंजीनियर को कोई सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हमारा सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अपनी समझ विकसित कर ली है? इसका जवाब हमें कुछ एक्सपर्ट्स ही दे पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एसोसिएट प्रोफेसर मारिया रोसारिया टडेओ कहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास में साथ पढ़ने वाले क्लासमेट की तरह है, जिसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि वो रट के जवाब दे देते हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं उन्हें इसकी समझ नहीं होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन, कंप्यूटर और वॉइस असिस्टेंट्स के जरिए हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। ये हमें खाना, दवाइयाँ और दूसरी जरूरत की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करने और उनके लिए पेमेंट करने में हेल्प करती है, और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। मारिया रोसारिया मानती है कि डिफेंस सेक्टर में भी AI का काफी इस्तेमाल होता है। साइबर सिक्योरिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। हम बाहर से होने वाले किसी अटैक से अपने सिस्टम को सेफ रखते हैं।
लोन देने, कस्टमर्स का फीडबैक लेने, कंपनीज की पॉलिसीज बताने, क्रेडिट कार्ड बेचने जैसे काम भी एआई बेस्ड हो रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। मारिया रोसारिया बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जीनोमिक्स में हो सकता है और इससे कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर का बेहतर इलाज ढूंढा जा सकता है। लेकिन मारिया रोसारिया टडेओ कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की लिमिटेशन को जानना बहुत जरूरी है। कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्निकल बायस का नाम दे दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि मशीन तो हमेशा सही होगी, पर जब हम मशीन को कोई काम देते हैं तो हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए। पर ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता। मशीन जो कहती है हम बस वही मान लेते हैं। पर जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो उस वक्त इंसानों को तय करना चाहिए कि करना क्या है। मारिया रोसारिया टडेओ के मुताबिक जब मैं ये कहती हूँ कि हमें मॉनिटरिंग करते हुए एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भरोसे के साथ सावधान भी रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के किसी गलत रास्ते पर जाने का एक पब्लिक एग्जाम्पल साल 2016 में तब आया जब माइक्रोसॉफ्ट ने टे नाम का एक चैटबॉट ट्विटर पर रिलीज किया। कंपनी सोच रही थी कि लोग इसे लेकर जो ट्वीट करेंगे उसके जरिए टे स्मार्ट होता जाएगा। लेकिन लॉन्च होने के सिर्फ 16 घंटे के अंदर ही टे नाजी और नस्ल भेदी मैसेज करने लगा। तब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे हटा लिया। इससे ये पता चलता है कि किसी भी एआई की मॉनिटरिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद लोगों को खुश करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लैम्डा का जिक्र किया था। टेक न्यूज साइट एंड्रॉइड पुलिस के सीनियर एडिटर रायन हैगर का मानना है कि लैम्डा को गूगल ने तैयार किया है और ये बेसिक जरूरतों वाला चैटबॉट है। तो लैम्डा यानी कि LAMDA का फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉड्यूल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। रायन का मानना है कि लैम्डा के सवाल जवाब प्रोसेस्ड होते हैं और मशीन लर्निंग से हासिल होते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है जो मशीन को बेटर एंड परफेक्ट होना सिखाती है। लैम्डा के साथ टेक्स्ट के जरिए बातचीत होती है, वर्बली नहीं। रायन बताते हैं कि इसे इंसानों की तरह ऐसे जवाब देना सिखाया गया है कि लोग खुश हो जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि लैम्डा यूज करेंगे तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। अभी एक बड़ा सिस्टम है और मोबाइल डिवाइस पर आ नहीं सकता। जब इसे यूज किया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा डेटा पोल्यूशन होता है। इसे 1.56 ट्रिलियन शब्द सिखाए गए हैं। अगर लैम्डा इंसान होती तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती? इस सवाल पर रायन हैगर कहते हैं कि ये लोगों को हैप्पी फील करवाती। लैम्डा के होने का मकसद ही यही है, लेकिन एआई पर सिर्फ गूगल ही काम नहीं कर रहा है। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और लगभग सारी बड़ी टेक कंपनीज मशीन लर्निंग पर काम कर रही हैं। लैम्डा गूगल का सबसे एडवांस्ड सिस्टम नहीं है, उनके पास इससे भी बेहतर सिस्टम है। इसे पाम यानी कि PALM नाम दिया गया है। ये लैम्डा से भी बड़ा मॉडल है, 4 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही एडवांस्ड है। अब अगला सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ डेवलप हो गई है? इस पर फ्लोरिडा USA में सेंटर फॉर द फ्यूचर माइंड की फाउंडिंग डायरेक्टर सूजन स्नाइडर कहती है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना कंफ्यूजन में डालने वाला है। सूजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट है और वो कहती है कि समझ या सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद को होने वाला एक्सपीरियंस होता है। सुबह जब आप कॉफी का मग लेते हैं तो उससे जो स्मेल आती है आप उसे महसूस करते हैं। ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन मशीनों के मामले में क्या होता है? ये एक मुश्किल सवाल है। मशीन्स उसी तरह रिएक्ट करेंगे या जवाब देंगे जिस तरह उन्हें प्रोग्राम किया गया होगा। हो सकता है कि उन्हें सिखाया गया हो कि वो कहे कि वो इंसान है, पर अगर उनमें कॉफी से रिलेटेड कोई भी डेटा, वर्ड या एक्सपीरियंस ना डाला गया हो तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या कॉन्शियसनेस और जिंदगी आपस में कनेक्टेड नहीं है? इस सवाल पर सूजन कहती है, चेतना और जीवन शायद अलग है। कॉन्शियसनेस होने पर आप फील कर सकते हैं। लाइफ तो माइक्रोब्स में भी होती है, लेकिन हमें आमतौर पर लगता है कि उनमें चेतना नहीं होती है। आपने हर मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें फिल्म के हीरो को एक AI चैटबॉट समांथा से प्यार हो जाता है। लड़के को लगता है कि समांथा सिर्फ उसे ही प्यार करती है, लेकिन मूवी के एंड में लड़के को पता चलता है कि समांथा उस जैसे ढेर सारे कस्टमर्स को सिर्फ सर्व कर रही है। बाकियों को भी यही लगता है कि समांथा सिर्फ उन्हें ही प्यार करती है। तो चेतना या समझ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये धीरे धीरे इंसानों में डेवलप हुई है। क्या सही है, क्या गलत है, इसकी समझ हमें हमारी चेतना से मिलती है। तो AI से अभी इसे एक्सपेक्ट करना मुश्किल है।
अभी जिन भी एक्सपर्ट्स का हमने जिक्र किया उनकी बातों से ये क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी खुद की चेतना, जिसे समझ या कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन टेक इंडस्ट्री का इतिहास रहा है कि जो चीजें हमें नामुमकिन दिखाई देती रही है उसे मुमकिन बनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम जिस तरह की समझ से वाकिफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप्ड समझ उससे अलग होगी। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, आपकी हिंदी कैसी है? अगर अच्छी है तो आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। दुनिया भर में जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है और इसे लेकर जिस तरह के प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस मुहावरे पर काफी हद तक खरा भी उतरती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये बता रहे हैं दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स। चलिए एआई के बारे में आ बैल मुझे मार के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा करीब से समझते हैं। स्पाइडरमैन ने कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यूएस रिसर्चर रेमंड कुर्जविल भी ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई प्रोडक्ट बनाने तक सीमित नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो पहले से ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। एआई को लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट यही मानते हैं कि एआई से हमें डरना भी चाहिए। गूगल और अल्फाबेट की सीईओ सुंदर पिचाई ने भी एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बेहद सावधान रहने की जरूरत है। 2018 में पिचाई ने अपने एम्प्लॉइज को एड्रेस करते हुए कहा था कि दुनिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना असर होगा उतना शायद ही किसी और आविष्कार का होगा। साल 2017 में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने कहा था, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के फिक्रमंद नहीं हैं, तो आपको होना चाहिए। ये नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। एलॉन मस्क ने एक पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि आखिर में जीत मशीनों की होगी। ये हमें एक डरावने सच की ओर ले जाता है। दुनिया को ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी समझाने वाले जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 2017 में कहा था कि मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनकाइंड की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंसान को इस पर काबू पाने का कोई न कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही हैं। इसके कई ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जिनसे दुनिया भर में पीस कीपिंग मूवमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया भर में अभी टेंशन का माहौल है। यूएसए को लगता है कि उसे नॉर्थ कोरिया से खतरा है, इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से, इजराइल और पैलेस्टाइन आए दिन एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा भी पैदा कर दिया है। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में हेल्प कर सकती है। वाईसी गुओ ऐसे ही एक रिसर्चर हैं। उनकी टीम एआई की मदद लेकर मैनकाइंड के सामने आने वाले वॉर चैलेंजेस को समझने की कोशिश करती है। दुनिया के किस कोने में टेंशन बढ़ सकता है, इसका पता लगाने के लिए वाईसी गुओ की टीम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे हाई टेंशन बॉर्डर्स को एनालाइज करती है और अपना प्रेडिक्शन देती है, ताकि डिप्लोमेटिक टॉक के जरिए आने वाले टेंशंस को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। अपनी एनालिसिस में इस टीम ने इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को पीसफुल, तो कश्मीर से लगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को टेंशन वाला पाया था। ये सभी डेटा देशों को यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा जाता है, ताकि पहले से ही स्टेप्स लेकर पीस कीपिंग मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इंडिया में व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के जरिए कई बार फेक न्यूज के जरिए टेंशन पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए भी हैं। ऐसे चैलेंजेस से निपटने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा सकती है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और ड्राइवर्स की रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आर्टिफिशियल पैसेंजर नाम से एक ऐसा एआई टूल आ गया है जो ड्राइवर को ड्राइव करते समय सोने नहीं देता, और ड्राइवर को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। इससे ड्राइवर की बोरियत भी दूर होती है और आर्टिफिशियल पैसेंजर के फीचर्स ड्राइवर की सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं और इमरजेंसी मैसेज भेजकर ड्राइवर की जान बचाने में भी हेल्प करते हैं। इस पर एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री आपको infinitystream.tv पर मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर डॉक्टर पैट्रिक ग्लाउनर का मानना है कि इंसानी दिमाग जितना तेज है, उसकी नकल करना या लैब में नकली दिमाग डेवलप करना बहुत ही दूर की बात है। पर इंसानी दिमाग इतना केपेबल हो चुका है कि वो लैब में दिमाग बनाने की सोच रहा है। जी सही सुना आपने। और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस रिसर्च में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोलॉजिकली डिटेल्ड डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन कहा जा रहा है।
जिसकी डिटेल्ड जानकारी आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर द ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट नाम की डॉक्यूमेंट्री में मिल जाएगी। जरूर से चेक कीजिएगा। वापस लौटते हैं अपने सब्जेक्ट पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी समझ कब तक डेवलप होगी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों की मदद करने वाले टूल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है। पर अगर वो दिन आ गया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने लगेगा, तो शायद हम खुद को ही हेल्पलेस पाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को और मजबूत बनाएंगे और एलेक्सा तब सिर्फ घर के लाइट्स और एसी को ऑन ऑफ करने का काम तो नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं एआई के ऊपर हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो infinitystream.tv पर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आपको स्पेस साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, लाइफ, सोलर सिस्टम जैसे ढेर सारे सेगमेंट्स की डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। उन्हें एंजॉय कीजिए और औरों को भी मोटिवेट कीजिए। देखते रहिए infinitystream.tv एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।